हेलो एवरीवन। ये जो आज का जो लेक्चर होगा, ये जो क्लास 9th की हिस्ट्री की जो लेक्चर चल रही है ना, जो हिटलर जो थर्ड चैप्टर है हिस्ट्री की, उसकी ये पार्ट थर्ड है ना। हमने इससे पहले 2 वीडियो में पार्ट 2 तक जो है वो मतलब पार्ट 2 में यहाँ तक इस सब चीज़ मैंने हम लोगों ने क्लियर कर लिया है, ठीक है। तो इसके आगे की ये कंटिन्यू है ना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो 2.1 में है द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या है ना। देखिए, जो हिटलर है अब क्या करेगा, डेमोक्रेसी को ख़त्म करेगा। कैसे करेगा अभी देखते हैं। अभी वो जैसे पार्टी में जीता था है ना, देखे थे यहाँ पर कि जो वोटिंग है उसको 37% जो है वोट मिले थे, जो कि वो 1932 में, जो कि यहाँ पर देखिए वो पहले था कि कितना 1928 तक वो 2.6% ही वोट मतलब वो गेन कर पाता था। इवन जब उसके बाद जब 1932 में उसने कितना लिया, 37% वोट लिया, जो कि सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन गया उसके कारण, है ना। तो जाहिर सी बात है, जो आदमी जब पार्टी में जीत गया है ना, पार्टी में जीत गया यानी कि सॉरी पार्टी मतलब जब जीत जाती है तो कोई भी पार्टी जैसे मेजॉरिटी से अगर जीत गई तो वो क्या करेगी, सरकार बनाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर भी यही होगा, जब ये हिटलर की जो पार्टी है जब वो जीत जाती है तो वो यहाँ पर सरकार में अब आएगी, और सरकार में आने के बाद वो कुछ भी कर सकता है, चेंजमेंट, है ना। जैसे आप उधर मत जाओ, आप यहीं देख लो इंडिया में क्या होता है। इंडिया में जैसे मान लो बीजेपी, तो बीजेपी जो बहुमत की सरकार होती है, यानी कि जब उसको किसी से कॉलिशन के गवर्नमेंट ना करने के, जब उसका खुद का अपना सीट जो है वो उतना वो एक्वायर कर लेता है ना, तो उसमें क्या करेगा, वो खुद से अपना सरकार बनाएगा, जिसमें उसमें से क्या एक जैसा उसी में से एक चुना जाएगा, जो कि कौन होगा, वो भैया जैसे मोदी जैसे कौन है, मोदी को अब यहाँ का पीएम बना दिया गया, उसी पार्टी बीजेपी का लीडर था, बीजेपी का ही मेंबर था वो भी, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ भी किया जाएगा। यहाँ जो हिटलर है, हिटलर जो नाजी पार्टी का रहता है, और जब हिटलर जो है, जब हिटलर की पार्टी यानी कि नाजी पार्टी जब जीत जाती है तो उसके बाद जो वहाँ का जो प्रेसिडेंट होगा, जो हिंडरबर्ग, वो क्या करेगा, वो ओथ दिला देगा हिटलर को, और हिटलर को वहाँ पर चांसलरशिप का जो है पद दे देगा, जैसे जैसे लाइक प्राइम मिनिस्टर इंडिया में कैसे होते हैं, उसी तरीके से हिटलर वहाँ बन जाएगा प्राइम मिनिस्टर। और हमको पता है कि जैसे प्रेसिडेंट इज़ लाइक अ ग्रैंडफादर, है ना, और प्राइम मिनिस्टर लाइक अ फादर, है ना। मतलब जैसे जनरली यही नहीं होता है, घर पे भी क्या होता है कि जैसे दादाजी होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं ना, लेकिन उनको उतना पावर होता है, लेकिन वो क्या, वो सिर्फ साइन वगैरह कर सकते हैं। वो किसके अनुसार चलते हैं, वो आपके पापा के बोलने के अनुसार चलें, क्योंकि पापा आपके बाहर आते जाते हैं। अब दादाजी बूढ़े हो चुके हैं तो वो जनरली क्या, वो घर पे बैठे हुए, वो बाहर का नहीं देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन, क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो उसको यानी कि दादाजी को सजेस्ट कौन कर रहा है, तो दादाजी को सजेस्ट कर रहे हैं आपके फादर, है ना। फादर जो बोलेंगे कि यहाँ का ज़मीन बेचना है या जो करना है, तो आपके उसके क्या करेंगे, दादाजी जो है साइन कर देंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर भी जो है हिटलर मतलब प्राइम मिनिस्टर जो बोलता है प्रेसिडेंट को वो करता है ना, जनरली यही होता है। उसका प्रेसिडेंट का भी पावर है, लेकिन यहाँ पर आप बात समझो कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो जो कहेगा ज़्यादातर वही प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है ना। तो वो इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब आपको समझ में आएगा। देखिए, द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी में क्या होगा कि ऑन 30 जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हिंडरबर्ग ऑफर द चांसलरशिप, द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, टू हिटलर। जो 30 जनवरी 1933 को, 1932 में उसका सरकार मतलब जीत गया, तो 30 जनवरी 1933 को क्या हुआ कि प्रेसिडेंट जो था हिंडरबर्ग, मतलब प्रेसिडेंट हिंडरबर्ग उस प्रेसिडेंट का नाम है, तो हिंडरबर्ग जो है ऑफर करता है चांसलरशिप। चांसलरशिप क्या है, जैसे प्राइम मिनिस्टर का इंडिया में पोस्ट होता है, उसी तरीके से वहाँ पर जर्मनी में क्या था, चांसलरशिप उसको बोला जाता था। तो चांसलरशिप का जो पोजीशन है वो किसको दिया, वो चांसलर कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, यानी कि कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर क्या हुआ, वो जो जितने भी वहाँ पर लोग जैसे जाते हैं ना, एमपी, उस सब जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहलाते हैं। और उसमें से जो कुछ चुनाएंगे, जो कि जैसे मतलब रेलवे मंत्री हो गया, है ना, शिक्षा मंत्री हो गए, ये कुछ हायर पोस्टेज हैं, जो कि उसमें से मतलब यानी कि उसमें से चुन के जो हायर पोस्टेज को चुन के रखा जाता है, उसको बोलते हैं कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, है ना। आप देखोगे कि लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी, है ना। तो एक्सिक्यूटिव में क्या होता है, एक्सिक्यूटिव में पीएम होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वहाँ पर कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर होंगे। तो ये सारे सिर्फ साइन करते हैं, तभी क्या होता है, कोई भी रूल या रेगुलेशन जो है वो मतलब लग जाता है देश में, है ना। तो मतलब कहने का मतलब कि जो चांसलरशिप जो है वो मतलब ये हिटलर को जो है चांसलरशिप बना दिया जाता है वहाँ का। बाई नाउ द नाजीज हैड मैनेज टू रैली द कंजर्वेटिव्स टू देयर कॉज। अब जो नाजी जो है, नाजी क्या करेगा, वो मैनेज करेगा रैली को, द कंजर्वेटिव टू देयर कॉज। अब देखिए, कंजर्वेटिव जो थे, आपको पता है कि कंजर्वेटिव कौन थे, कंजर्वेटिव वही थे जो कि वेमार रिपब्लिक को सपोर्ट नहीं करते थे ना, यानी कि वेमार रिपब्लिक को सपोर्ट नहीं करते थे, वो राजा वाला सिचुएशन चाहते थे, है ना। यानी कि वो चाहते थे कि वही मतलब ये हमने बताया था आपको पिछले लेक्चर में, आप देखोगे तो उसमें वो चाहते थे कि भैया वो राजा का ही मतलब वो रहे। हम लोग कंजर्वेटिव वो लोग, यानी कि वो चाहते हैं चेंजमेंट, लेकिन वो इतना जल्दी चेंजमेंट नहीं चाहते हैं कि एकदम एकाएक जो है राजा हट गया फिर ये डेमोक्रेसी आ गया, नहीं, उनको धीरे धीरे सब चीज़ चाहिए।
और तो ये जो कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव के रैली को ये नाजी मैनेज करेगा, है ना। देखिए कैसे, हैविंग एक्वायर्ड पावर हिटलर सेंट आउट द डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल, है ना। हिटलर जो है वो क्या करता है, हिटलर को तो ऐसे डेमोक्रेटिक रूल पसंद नहीं है ना। वो क्या करता है, वो सारे पावर को अपने हाथ में रखना चाहता है ना, क्योंकि उससे जब तक आपके पास अगर पावर नहीं होगा तब तक आप मतलब अपने खुल के मन में जो है वो नहीं कर सकते हो। यही चीज़ यहाँ भी होगा। हिटलर जो सारे पावर को एक्वायर करना चाहता है, यानी कि वो डेमोक्रेटिक रूल को हटाना चाहता है कि डेमोक्रेसी हटेगा तभी जो है मैं अपने मन से करूँगा। ए मिस्टीरियस फायर दैट ब्रोक आउट इन द जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग इन फरवरी फैसिलिटेटेड हिज मूव। देखिए ये जो आग है, क्या होता है कि जर्मन पार्लियामेंट जो होता है बिल्डिंग, उसमें फरवरी में आग लग जाता है ना। अब जब आग लग जाएगा किसी भी चीज़ में, या तो आग लगा मिस्टीरियस, मतलब ये रहस्यमय कहा जा रहा है, लेकिन मतलब कहने का मतलब कि आग ही लगाया गया होगा मेरे जान से, मतलब क्योंकि हिटलर को पावर चाहिए, है ना, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये क्या करता है कि जर्मन पार्लियामेंट जो बिल्डिंग होता है उसमें पूरे में आग लगवा देता है, आग लगा देता है या लग जाता है, ठीक है। लेकिन अब मेरा मानना है कि आग लगाया होगा हिटलर ही, क्योंकि इसको पावर चाहिए। देखिए क्या करेगा आग लगाने के बाद। तो अगर ये इसने फरवरी में वो आग लग जाता है तो अब एक फायर डिक्री निकलेगा। डिक्री का मतलब क्या हुआ, डिक्री का मतलब एक तरह से पेपर, एक तरह से रूल, एक रेगुलेशन, है ना, जो ये निकालेगा, जो भी मतलब प्रेसिडेंट होगा वो निकालेगा। तो द फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933 indefinitely suspended civic rights, है ना, civics right like freedom of speech, press and assembly that had been granted by the Weimar Constitution। देखिए वेमार कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था उस टाइम, है ना, वेमार कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो जाहिर सी बात है, जैसे क्या हुआ था कि हम लोग देखे थे कि जर्मनी जो है वो जब वो हार गया था तो उसके बाद कौन राजा जो है वो गद्दी छोड़ के चला गया था, तो राजा गद्दी छोड़ के चला गया तो वेमार रिपब्लिक बना था, वेमार रिपब्लिक बना था। तो जाहिर सी बात है कोई भी देश होता है तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है ना, तो उसी तरह जर्मन वाले भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे, उसी को वेमार कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है ना। तो वेमार कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी राइट दिए गए थे लोगों को, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, प्रेस, किसी चीज़ को छापने का अधिकार, असेंबली मतलब आप किस संगठन बना सकते हैं या कुछ मतलब ग्रुप बना सकते हैं, इस सब गारंटी जो दिया गया था ये फ्रीडम ऑफ डिक्री में 28 फरवरी 1993 को वो सस्पेंड कर दिया गया। कहा गया कि ये जो आग लगा है इसके कारण से अभी सारा तुम लोग का जो मतलब जो ये सब राइट्स है उस सबको सस्पेंड इंडेफिनेटली, है ना। ऐसा कोई नहीं है कि 10 दिन के लिए सस्पेंड, नहीं, इंडेफिनेटली के लिए सस्पेंड कर दिया गया। जब मन करेगा मेरा तब हम जो है राइट्स फिर से वापस देंगे, है ना। तो वेमार क्या किया, फायर, पहली बात कि इसने आग लगवाया, आग लगाने के बाद एक फायर डिक्री किया जो 28 फरवरी 1933 को, जिससे उनसे सारे राइट्स ले लिए, है ना, बोलने का, प्रेस का, असेंबली का। देखिए बहुत तेज है ये, है ना। देन ही टर्न ऑन हिज आर्क एनिमीज द कम्युनिस्ट, मोस्ट ऑफ whom were hurried back of the newly established concentration camp। उसके बाद क्या करेगा, ये क्या करेगा, then he turned his arch enemies, इसके जो दुश्मन है कम्युनिस्ट किसको बोला जाता था, कम्युनिस्ट याद कीजिए, पीछे वाला लेक्चर देखेंगे उसमें समझ आ जाएगा। कम्युनिस्ट वो कंजर्वेटिव को बोला जाता था, तो ये कंजर्वेटिव भी इसके दुश्मन है, क्योंकि कंजर्वेटिव चाहते थे क्या कि भैया राजा वाला सिस्टम हो, और इसको तो राजा वाला सिस्टम चाहिए नहीं, क्योंकि इसको भैया देश को अपने क्या इज्जत को बचाना है। ये चाहता है कि जर्मनी का खोया हुआ सब चीज़ लाओ, है ना। तो जाहिर सी बात है राजतंत्र आ जाएगा तो फिर तो ये इसको नहीं कर पाएगा। तो ये कम्युनिस्ट को क्या करेगा, कम्युनिस्ट को जो है वो एकदम मतलब उस सबको एकदम कंसंट्रेशन कैंप बना था। कंसंट्रेशन कैंप बताता हूँ, जहाँ पर लोगों को रखा मतलब बंद करके मार दिया जाएगा। देखिए कंसंट्रेशन कैंप क्या है, तो ए कैंप वेयर पीपुल वेयर आइसोलेटेड एंड डिटेन्ड विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, टिपिकली इट वाज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रिक फाइड ब्राइव वायर फेंस। देखिए कंसंट्रेशन कैंप क्या है, कंसंट्रेशन कैंप आपको एक तरह से घर है ना, जहाँ पर लोगों को रखा जाएगा, है ना, लोगों को रखा जाएगा। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखो ये रहा एक कंसंट्रेशन कैंप, यहाँ लोगों को रखा जाएगा, है ना, ज़बरदस्ती उसको मतलब कोई भी कानून नहीं, एकदम इसे बंधा जाएगा। और ये देख लो तार है वायर, इसमें क्या होगा कि वायर से इससे क्या होगा कि अगर कोई भागने की कोशिश करता है, ये सब में करंट जा रहा है ना, तो उसको क्या हो जाएगा, शॉक लग के वो मर जाएगा। इवन देखो यहाँ पर एक दो को मरे भी होंगे, देखो ये देखो ये भागने की कोशिश कर रहा था बंदा, है ना, ये क्या हो गया तार में मतलब फंस के करंट वायर में मर गया। तो इसी तरीके से यहाँ भी होगा कि इसने क्या किया कि पहले जितने भी जो लोग थे ना, वो जो एक मिनट आता हूँ, हाँ, तो ये क्या करता है, जो कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिस्ट जो कि ये जानता है कि कम्युनिस्ट भैया वही सिस्टम चाहते हैं, है ना, तो ये जितने भी वो हैं उन लोग को, कम्युनिस्ट को क्या करता है, पैक कर करके एकदम कंसंट्रेशन कैंप की तरफ भेजेगा। कंसंट्रेशन कैंप में उसको जमा करेगा उस सब आदमी को, है ना, फिर वहाँ से मारेगा भी, अभी आगे देखूंगा। द रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट वाज सीवियर, है ना, रिप्रेशन जो है कम्युनिस्ट का वो सीवियर था। आउट ऑफ सर्वाइविंग 6,808 अरेस्ट फ्लाइज ऑफ ड्यूसेलडॉर्फ, ए स्मॉल सिटी ऑफ हाफ अ मिलियन पॉपुलेशन। देखिए कहने का मतलब कि देखो
द रिप्रेशन ऑफ कम्युनिस्ट वाज सीवियर, जो कम्युनिस्ट को जो दबाया इन लोगों ने, मतलब कम्युनिस्ट जो है वो डिमांड कर रहे थे, उसको ये बहुत हिटलर मतलब हेती से दबाया। आउट ऑफ द सर्वाइविंग 6,808 जो है वो अरेस्ट फाइल, जो कि है ये जगह का नाम है ना, ड्यूसेलडॉर्फ, एक जो छोटा सा शहर है जहाँ 500,000 पॉपुलेशन वहाँ रहते हैं, उसमें से इतना को तो भैया वो अरेस्ट करके रखा है ना, मतलब वो वहाँ से अरेस्ट फाइल के मिले हैं कि सबको, जितने भी मतलब ये कम्युनिस्ट है वो सबको अरेस्ट किया था। 1440 वेयर दोज ऑफ कम्युनिस्ट अलोन, इसमें से मतलब अगर देखो 6,808 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें से 1,440 क्या है वो कम्युनिस्ट हैं सिर्फ। दे वेयर हाउएवर ओनली वन अमॉन्ग ऑफ 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम परसिक्यूटेड बाय द नाजीज अक्रॉस द कंट्री। अब देखो मतलब 6,808 लोगों को इसने मतलब हेती किया, मतलब उसको अरेस्ट किया, जिसमें से 1,440 वो कहते हैं कम्युनिस्ट थे। और जो कि ये जो कम्युनिस्ट है ना, ये सिर्फ अलोन है, एक 52 तरह के अलग अलग प्रकार के विक्टिम्स को ये मतलब जो 1,040 और बाकी सब जो लोग बचे हैं उसमें 52 तरह के अलग अलग विक्टिम हैं, है ना, जिसको नाजी क्या करेगा, उस सबको मतलब पकड़ेगा, एक तरह से पकड़ेगा, जेल में डालेगा, उसको डिपोर्ट कर देगा दूसरे कंट्री में, नाजी अक्रॉस द कंट्री, है ना, प्रोसिक्यूटेड बाय द नाजी अक्रॉस द कंट्री। अब देखो कहाँ भेजता है, पोलैंड में भेजेगा, अभी आगे आएगा। तो क्या होता है कि ये ऑन 3 मार्च 1933, 3 मार्च 1933 को द फेमस इनेबलिंग एक्ट वाज पास। 3 मार्च 1933 को एक इनेबलिंग एक्ट पास किया जाता है ना। एक्ट मतलब क्या होता है, देखो एक्ट का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज़ पहले बिल होता है ना, बिल होता है और बाद में वो एक्ट बन जाता है। मतलब बिल मतलब क्या सर, बिल मतलब जैसे जब कोई चीज़ मान लो देश में लागू करना है तो एकाएक थोड़ी लागू हो जाएगा, जब तक उस पर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर साइन नहीं करेंगे तब तक वो नहीं होगा। तो पहले वो लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होगा, तब तक जब तक वो लोकसभा राज्यसभा में जब वो इंट्रोड्यूस हुआ तब तक वो बिल कहलाएगा। और जैसे ही जब वो मतलब आपको प्रेसिडेंट उस पर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और ये कैबिनेट मिनिस्टर जब साइन कर देगा तब जाके वो कहीं एक्ट बन जाएगा और पूरे देश पे लागू हो जाएगा। तो ये वहाँ पर भी ये एक्ट पास हुआ, यानी कि हिटलर वगैरह सब साइन कर दिया, वो हिंडरबर्ग प्रेसिडेंट। ऑन 3 मार्च 1933 द फेमस इनेबलिंग एक्ट वॉज पास्ड, एक फेमस इनेबलिंग एक्ट पास होता है। दिस एक्ट इट एस्टेब्लाइज डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, और इस एक्ट के तहत जर्मनी में डिक्टेटरशिप को लागू कर दिया जाता है। ये इनेबलिंग एक्ट, तो आपसे पूछा जा सकता है कि डिक्टेटरशिप जो है जर्मनी में वो किस एक्ट के तहत पास हुआ, तो इनेबलिंग एक्ट के तहत जो है वो डिक्टेटरशिप जर्मनी में पास हुआ, ठीक है। तो ये इट गेव हिटलर ऑल पावर्स टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री, है ना। ये क्या किया, इस रूल के द्वारा, इनेबलिंग एक्ट के द्वारा, देखो हिटलर के पास पावर है, हिटलर प्राइम मिनिस्टर बन चुका था, चांसलरशिप, और वो जो प्रेसिडेंट को कहेगा वो करना पड़ेगा, है ना। तो जनरली यही हुआ कि हिटलर ने क्या किया, कहा कि देखो भैया अभी जो है वो आग लग गया, उसके बाद उसने सारे राइट्स को ले लिए, उसके बाद कहा कि देखो हम जो है, मेरे को सारा पावर दो, हम जो है देश को तो नहीं अच्छा से कर देता हूँ, है ना। तो मिल जाता है उसको। देखो आपको पहले बताया गया था कि वेमार रिपब्लिक में ये बहुत ही डिमेरिट कॉन्स्टिट्यूशन था कि यहाँ पर जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो कभी भी इमरजेंसी लगा सकता था, है ना, और अपने रूल्स से कॉन्स्टिट्यूशन को हटा के अपना रूल चला सकता था। बात हुआ था पिछले वीडियो में, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ होगा। दिस एक्ट एस्टेब्लाइज डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, इस एक्ट के तहत जो है वो डिक्टेटरशिप जर्मनी में लागू हो जाता है। इट गेव हिटलर ऑल पावर्स टू, इट गेव्स हिटलर ऑल पावर टू, ये क्या देता है हिटलर, इट गेव हिटलर ऑल पावर टू द साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री। रूल, डिक्री का मतलब क्या होता है, जो मैं बोलूँगा वही रूल है ना। वही बोला कि डिक्री का मतलब एक इसका रूल चलेगा, जो ये कहेगा वो, पार्लियामेंट का कुछ भी नहीं चलेगा, है ना। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस आर बैंड एक्सेप्ट द नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलिएट्स, मतलब सारे पॉलिटिकल पार्टी और ट्रेड यूनियन पार्टी जो है सबको बैन कर दिया हिटलर, है ना। सिर्फ नाजी पार्टी ही चलेगा और जो नाजी पार्टी को सपोर्ट करते हैं वही चलेंगे, बाकी कोई भी पार्टी नहीं चलेगा। इस सारे पार्टी को बैन कर दिया। देख रहे हैं बहुत तेज है कि ना पार्टी रहेगा, ना उसके वोटिंग होंगे, ना वो जीतेगा, ना फिर से मेरे कोई टक्कर में आएगा। इसने सारे पार्टी को बैन कर दिया। द स्टेट एस्टेब्लाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। जो स्टेट है, स्टेट मतलब क्या होता है, स्टेट मतलब आप ये मत समझना कि जैसे बिहार एक स्टेट है तो बिहार एक स्टेट है, सही बात है, तो इंडिया भी एक स्टेट है ना। देखो स्टेट का मतलब ये नहीं होता है कि राज्य, स्टेट मतलब ये होता है कि किसी का एक अपना बाउंड्री हो फिक्स, उसके अपने लोग हो, वहाँ का अपना सरकार हो और उस सरकार का उस एरिया में चले, तो वो एक स्टेट कहलाएगा। जैसे बिहार का कुछ अपना बाउंड्री है, उसमें यहाँ लोग रहते हैं, उसका यहाँ का सरकार है, नीतीश कुमार का जो सरकार है, तो नीतीश कुमार का पावर यहाँ चलता है, तो इसलिए बिहार एक स्टेट है। उसी तरह इंडिया का अपना बाउंड्री है, इंडिया में लोग हैं, इंडिया में गवर्नमेंट है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट चलता है, तो यहाँ पर क्या, तो इंडिया एक स्टेट है,
यस, इंडिया एक स्टेट है। तो उसी तरीके से जर्मनी जो स्टेट है वो क्या किया, पूरा कंट्रोल कर लिया पूरे इकोनॉमी पे, पैसे पे भी, मीडिया पे। मीडिया को तो मतलब वो डिक्री से ही बंद कर दिया कि भैया प्रेस का आज़ादी अब नहीं है, जो कहूँगा मैं कहूँगा वही छपेगा। आर्मी को भी कंट्रोल कर लिया, जुडिशरी को भी कंट्रोल कर लिया। मतलब आप बात समझो, सब चीज़ जुडिशरी भी इसी के हाथ में है, जो कि इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में क्या होता है, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी तीनों को अलग अलग पावर दिया गया है। अब बात समझो, ये जो 1947 में देश आज़ाद हुआ और ये कहीं में बात हो रहा है 1932 का, है ना, 1933 का, तो हम लोग देखें उस देश में कि क्या हो सकता है कि अगर सारा पावर अगर एक के हाथ में दे दिया जाएगा तो देखो, जैसे वहाँ भी डेमोक्रेसी आया था, लेकिन वो आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 48 के थ्रू, इसके आर्टिकल 48 के थ्रू क्या हुआ कि भैया ये जो हिटलर का ये पावर आ गया, मतलब पूरे डिक्टेटरशिप आ गया। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखें और ऑब्जर्व किए, जिसके बाद से हम लोग ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं किया। हम लोगों ने सारे को, मतलब सबको इक्वल पावर दिया, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव, जुडिशरी, और तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। मतलब ना तो लेजिस्लेटिव एक्सिक्यूटिव को कुछ कर सकता है और जुडिशरी, इसको अपना पावर है, इसको अपना पावर है, सबको अपना अपना पावर है। तो इसी के द्वारा हम लोग जो है आज तक अभी तक सही से है ना। नहीं तो हम लोग में भी हो सकता है प्रेसिडेंट कभी बनता, वो भी कुछ ऐसे अब डिक्टेटरशिप ला देता, कुछ भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई भी गलत चीज़ वो अप्लाई करता भी है, ठीक है, तो वो चीज़ लागू नहीं होगा, क्योंकि जुडिशरी उस पर देखेगा कि भैया हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब कहीं विरुद्ध तो नहीं ना, कॉन्स्टिट्यूशन को ये कहीं मतलब जो भी उसमें जो बेसिक राइट्स हैं उसको वायलेट तो नहीं ना कर रहा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ भी होगा। तो देखो, स्पेशल सर्विलेंस क्या होगा कि अब क्या होगा, देखो, स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज वेयर क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन वेज दैट द नाजी वांटेड। देखो, नाजी जो यानी कि हिटलर क्या किया, हिटलर ने एक स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज, इसने और भी मतलब तगड़े बंदोबस्त किए, पुलिस, आर्मी वगैरह को मतलब रिक्रूट किया, किस लिए, कंट्रोल करने के सोसाइटी को, है ना, कि जिस तरीके से हम चाहेंगे, जैसे लोग को करना चाहेंगे वैसे ही होने चाहिए। तो जाहिर सी बात आपके पास मिलिट्री होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म। जबकि जाहिर सी बात है, मतलब जर्मनी है तो वहाँ पर पुलिस तो पहले से होंगे, तो वहाँ पर रेगुलर पुलिस थे जो कि ग्रीन यूनिफॉर्म में थे, एसए थे, जिसका एसए का फुल फॉर्म है स्टॉर्म ट्रूपर्स। दिस इंक्लूड द गेस्टापो, सीक्रेट स्टेट पुलिस, गेस्टापो थे, द एसएस यानी कि प्रोटेक्शन स्क्वाड, क्रिमिनल पुलिस एंड द सिक्योरिटी सर्विस एसडी। इट वाज अ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू दोज न्यूली ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेज that gave the Nazi state its reputation as the most dreaded criminal state, है ना। देखो, कहने का मतलब पहले से इतने सारे जो हैं वो मतलब वो पुलिस के बटालियन जो भी कहो या ग्रुप्स जो हैं वो पहले से एग्जिस्ट करते थे, लेकिन फिर भी इसने एक स्पेशल सर्विलेंस सिक्योरिटी बनाया, है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके पास आर्मी होगा तभी आप कंट्रोल कर पाओगे, या पुलिस, है ना, क्योंकि वही तो लोगों मतलब वही तो कंट्रोल करेंगे लोगों को, या किसी स्टेट को कब्जा करने में या दूसरे देश को कब्जा करने में। तो इसने यही किया, इसने इस पावर के थ्रू इसने, है ना, पहली बात तो इसने जो है नाजी के हेती में ये एक ड्रीडर क्रिमिनल स्टेट बन गया, है ना, क्रूअल, मर्सी, मतलब पुलिस को जो अब और भी पावर मिल गया है, वो अब मतलब एकदम मर्सीलेस हो गए हैं, किसी को मार सकते हैं, जो भी कुछ भी कर सकते हैं, है ना। पीपल कुड नाउ बी डिटेन्ड इन गैस्टॉप, torture chambers rounded up to the sent concentration camp, deported at will or arrested without any legal procedure। अब देखो, लोगों को जो है लोगों को एकदम डिटेन किया जाएगा गैस्टॉप में। गैस्टॉप जगह है, बताता हूँ गैस्टॉप क्या होता है। गैस्टॉप मतलब जहाँ पर लोगों को पकड़ के एक जगह जिससे भेज दिया जाएगा मतलब वो स्लम एरिया मतलब समझते हो, जैसे जहाँ पर गंदगी वाला इलाका होता है, जहाँ पर मतलब लोग मतलब ना पानी पीने का ठीक है ना गंदगी है, तो उस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ इंडिया में उसको स्लम एरिया बोलते थे, वहाँ पर उसको गैस्टापो बोला जाता है ना। तो क्या होता था कि लोग, अब जो पुलिस है, पुलिस क्या करते थे, किसी को भी, है ना, वो डिटेन करते थे, उसको पकड़ते थे, चैम्बर में रखते थे, उस पर मतलब उसको कंसंट्रेशन कैंप तक यहाँ तक भेज देते थे, जिसमें लोगों को मारा जाएगा, है ना, जहर दे के, गैसेस के, डिपोटेड एट विल और अरेस्टेड, उस लोगों को भेज दिया जाता था इधर से उधर, एक देश से दूसरे देश अरेस्ट किया जाता था बिना किसी लीगल प्रोसीजर। मतलब कोई भी आपको ये नहीं दिखाएगा कि भैया हम तुमको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, चुपचाप टांगता था और लेके चल जाता था, हाँ चलो सीधा। वो पूछते रह जाएगा कि मैंने क्या किया, तुमने कुछ नहीं किया, चलो यहाँ से, बस काम खत्म। तो द पुलिस फोर्सेस एक्वायर्ड पावर बाय द रूल विथ इम्प्यूनिटी। जो पुलिस फोर्स है उसको पावर मिल गया था, है ना, विथ इम्प्यूनिटी, और वो जो है कुछ भी कर सकता था। तो देखो अभी क्या किया, जो हिटलर है, हिटलर क्या कर रहा है, हिटलर यहाँ पर मतलब मिलिट्री पावर, पुलिस, इस सब को अपने कंट्रोल में किया। अब यहाँ से इस सब लोगों को जो है ना डिपोर्ट करेगा, जो इसको मतलब लगेगा कि हाँ ये हमारे देश के लायक नहीं है, जैसे जीवीज हो गए, क्रिपल हो गए, पॉलिश हो गए, जीवीज हो गए, सबको मतलब। अगला जो है 2.2 रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ कि देखो फिर से बनाना, क्या बनाएगा,
तो बनाएगा, मतलब जो अभी मतलब तंगी आया था ना, मतलब पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि क्या हो रहा था कि जर्मनी में भैया स्थिति बहुत डाउन हो चुका था, है ना, क्राइसिस था, इकोनॉमिक क्राइसिस था, लोग भूखे मर रहे थे, जॉब नहीं थे, ये सब नहीं थे, तो ये सब चीज़ को ठीक किया जाएगा। रिकन्स्ट्रक्शन में हिटलर असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ द इकोनॉमिस्ट हैजमन सैचर, हु एम टू एट फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। देखो, कहने का मतलब हिटलर जो है एक आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि जाहिर सी बात है, अगर आपके यहाँ पैसे से तंगी है या कुछ भी है तो एक इकोनॉमिक आएगा ही, इकोनॉमिस्ट आएगा जो कि आपको जो है वो मतलब बताएगा कि आप क्या करो, कौन सा स्कीम लाओ या क्या करो जिससे जो है आपके यहाँ मतलब जो स्थिति जो है वो जैसे गरीबी और मतलब गरीबी हटेगी और अमीरी आएगी और लोग जो है अच्छे से एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिलेगा। तो एक इकोनॉमिस्ट था जिसका नाम था हैजमन सचर, इसका नाम याद रखिएगा। हैजमन सचर जो है वो इकोनॉमिस्ट था, ये मतलब बताता है कि हु एम्ड एट द फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू द स्टेट ऑफ फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। इसको फंड भी मिलता है, मतलब स्टेट में जो पैसा उससे ये कुछ करता है जिससे कि प्रोडक्शन भी हो अच्छा और जॉब भी सबको मिले, है ना। दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस्ड द फेमस जर्मन सुपर हाईवे एंड द पीपुल्स कार द वॉक्सवैगन। अब देखो, इस प्रोजेक्ट के थ्रू क्या हुआ कि जर्मन जो सुपर हाईवे बन गया, है ना, हाईवे मतलब रोड बन गया एकदम सुपर हाईवे, मतलब समझ लो 6 लेन 4 लेन 6 लेन से भी ऊपर होगा आई थिंक। तो सुपर हाईवे बन गया और पीपुल्स को जो है वो वॉक्सवैगन कार, ये देख रहे हो कार वॉक्सवैगन, द पोस्टर अनाउंस योर वॉक्सवैगन, सच द पोस्टर सजेस्टेड दैट ओनिंग अ कार वाज नो लॉन्गर जस्ट अ ड्रीम फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर। मतलब देखो, हिटलर जाहिर सी बात है यहाँ पर आप हिटलर क्या कहा, हिटलर कहा कि जो भी आप मतलब जब जीतने वाला था, मतलब जब वोटिंग से पहले इसने कहा था कि मैं सबको कार दूंगा, है ना, कार एक आम चीज़ हो जाएगा आप लोग के लिए, है ना। यहाँ इवन जो वर्कर है, ऑर्डिनरी वर्कर जो काम करते हैं, उन सब के पास भी जो वॉक्सवैगन कार है जो कि ये महंगी कार आती है ना, वहाँ सब कोई अफोर्ड कर सकता है। अब आप खुद सोचो, जब कोई भी पार्टी आपसे दावा करता है जीतने के पहले कि हम ये करेंगे वो करेंगे हम ये, तो आपका मन उसी पर ना होगा कि हाँ भैया ठीक है इसको जिताते हैं, ये करेगा। और यही चीज़ हुआ था। हिटलर जो है 1929 में जो क्राइसिस आया था, इकोनॉमिक क्राइसिस, उसको देखा, है ना, उसको देखा, उसके बाद कहा कि भैया यहाँ पर अभी ही मौका अच्छा है। उसने बहुत सारे वादे किए, पूरा भी किया, ऐसा नहीं है। उसने कहा कि मैं जो है आपको एम्प्लॉयमेंट दूंगा, इवन कार दूंगा। तो जाहिर सी बात है आपको लगेगा कि भैया कार मिलेगा, इसको अगर जिताएंगे तो वो लोग जिताए इसको, और उसके बाद उसको क्या पता कि जिताने के बाद वो क्या क्या करेगा। ठीक है, सबका होता है, लेकिन वहाँ यही पर यहाँ पर हुआ। तो ये क्या कहता है कि जो शशत है, शशत के द्वारा ये क्या होता है कि जर्मन सुपर हाईवे बन जाता है और वॉक्सवैगन कार भी मतलब दिया जाता है। इन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेस। फॉरेन पॉलिसी में भी हिटलर को एकदम क्विक सक्सेस मिलता है। फॉरेन पॉलिसी क्या थे, ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग नेशन इन 1933। देखिए, लीग ऑफ जो नेशन बना था, याद कीजिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1948 में, सॉरी 1914 से 1918 में, 1914 से 1918 में, तो जब देश उतना ज़्यादा, जब जाहिर तौर पर लड़ाई झगड़ा हुआ तो देश जो है कुछ गरीब हो गया, कुछ का स्थिति बहुत डाउन हुआ, तो लीग ऑफ नेशन बना था उसी के लिए, देश की स्थिति को सुधारने के लिए। जो वर्ल्ड सब देश हैं, यूरोप की स्थिति को सुधारने लीग ऑफ नेशन बना था। ये क्या करेगा लीग ऑफ नेशन सर, मतलब ये लीग ऑफ नेशन क्या करेगा कि जो भी देश गरीब हुए या जिसको भी कुछ मदद चाहिए तो ये उसको प्रोवाइड करता था, है ना। तो ये क्या किया, पहला बात कि इसने जर्मनी, जो लीग ऑफ नेशन जो था वो इस जर्मनी पे जितने सारे मतलब सेंसर लगाया था ना, तो ये पहला बात क्या किया कि लीग ऑफ नेशन से अपने आप को छुड़ाया। कौन, हिटलर, है ना। जर्मनी को कहा कि नहीं भैया हम अभी से नहीं रहेंगे, तुमने बहुत बेहती कर लिया, शोषण कर लिया, अपने आप को उसमें से हटा लिया। री ऑक्यूपाइड द रीन लैंड इन द 1936, और जो रीन लैंड जो ज़मीन था उसको फिर से री ऑक्यूपाई किया। देखो रीन लैंड मैंने आपको बताया था, ये रहा रीन लैंड होगा इसमें मैप में, देखो ये रहा, ये जो रीन लैंड का इलाका है इसको जो ऑक्यूपाई कर लिया था ना, इसने क्या किया, इसको फिर से ऑक्यूपाई कर लिया, अपना ज़मीन ले लिया, ठीक है। उसके बाद हाँ, रीनलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया इन 1936, बताओ 1936 में, एंड इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938 अंडर द स्लोगन। और इसने क्या किया, ऑस्ट्रिया और जर्मनी को इंटीग्रेट कर लिया, मतलब एक साथ कर लिया, और 1938 में मतलब ऑस्ट्रिया और जर्मनी एक साथ हो गए। और स्लोगन क्या दिया इसने, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। बताओ, मतलब एक लोग होंगे, वन एम्पायर होगा और वन लीडर होगा, और लीडर ऑब्वियसली कौन होगा, हिटलर, है ना। मतलब इसने क्या किया, ऑस्ट्रिया और जर्मनी खुद एक मतलब साथ में हो गया ना। ऑस्ट्रिया जो कि अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन बात करें तो ऑस्ट्रिया क्या था, लुईस 16 का ससुराली था ठीक है। इवेंट मतलब उसका वो मतलब वहीं शादी किया था ना वो उससे, मैरी एंटोनेट से। ही देन वेंट ऑन द रेस्ट जर्मन स्पीकिंग स्टूडेंट लैंड फ्रॉम